2021 की सुबह म्यांमार की सेना द्वारा म्यांमार की सत्तारूढ़ पार्टी के सर्वोच्च नेता आंग सान सूची और उनके कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और देश में 1 साल के आपातकाल की घोषणा करी गई। और टेलीविज़न तथा रेडियो के माध्यम से जनता को ये बता दिया गया कि अब इस देश में केवल और केवल सेना ही शासन करेगी। कि भारत और म्यांमार दोनों पहले एक ही देश हुआ करते थे। 1935 में इन दोनों देशों को अलग अलग देशों के रूप में विभाजित किया गया। 1947 में चूंकि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई तो भारत एक लोकतांत्रिक प्रदेश बन गया। लेकिन म्यांमार को आज़ादी मिलने के बाद 1948 में म्यांमार को आज़ादी मिली, उसके बाद लेकिन ये कभी भी लोकतांत्रिक प्रदेश नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि म्यांमार के लोग लोकतंत्र नहीं चाहते या फिर वो लोकतंत्र को पसंद नहीं करते, बल्कि 1974 में म्यांमार का एक खुद का संविधान प्रस्तुत हुआ। लेकिन वो संविधान ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया क्योंकि 1988 में वहाँ की सेना द्वारा, वहाँ की मिलिट्री द्वारा ये संविधान को सस्पेंड करवा दिया गया और सेना ने कहा कि अब हम ही यहाँ पर शासन करेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1962 से 2010 तक पूरे म्यांमार में सैन्य मतलब सेना ने ही शासन किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में म्यांमार की रैंक 147 है, जो कि भारत और नेपाल की रैंक से भी काफ़ी नीचे है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक 131 है और नेपाल की रैंक 142 है। मतलब हम कह सकते हैं कि म्यांमार गरीब देश है, वो ज़्यादा संपन्न देश नहीं है। म्यांमार के टोटल पॉपुलेशन 5.4 करोड़ है, जिसमें 88% बौद्ध समाज के लोग हैं जो कि बहुसंख्यक श्रेणी में आते हैं और 4.5% रोहिंग्या मुसलमान हैं जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। क्या आपको पता है आंग सान सूची, जिनको म्यांमार में लोग द लेडी के नाम से भी जानते हैं, इनको 1991 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि किसी देश की सेना इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है कि वो उसी ही देश की सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सके। इस बात को आप इस प्रकार से समझिए कि म्यांमार की संसद में जो अपर हाउस है, उस अपर हाउस में टोटल सीट्स हैं 224, यानी कि 224 एमपीज होते हैं उसमें। उस 224 एमपीज में से जो 56 एमपीज हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिलिट्री, वो मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और दूसरी ओर अगर हम बात करें लोअर हाउस की, तो लोअर हाउस में टोटल 440 सीट्स हैं। उन 440 सीट्स में 110 सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिलिट्री के लिए। यानी आप समझ सकते हैं कि टोटल संसद में 1/4 पार्ट जो होता है वो मिलिट्री के लोग ही उसमें होते हैं। को उन कुछ कारणों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन कारणों से म्यांमार के आर्मी जनरल ने वहाँ के सारे एमपीज को जेल में डलवा दिया है और उनकी जो सर्वोच्च नेता हैं आंग सान सूची, उनको उनके ही गृह में, उनके ही घर में नज़रबंद करके रखा गया है। जी, इसका पहला कारण ये हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं हंगर ऑफ पावर, पावर की भूख। जिसके पास सत्ता रहेगी उसके पास पावर रहेगी, और जिसके पास पावर रहेगी उसके पास ये राइट होगा कि वो कोई कुछ भी कर सकता है अपने देश में, चाहे वो करप्शन को बढ़ावा देना हो या फिर नए रूल बनाना हो या फिर तानाशाह पूर्वक देश पर शासन करना हो। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो मिन ऑन्ग हैं, ये म्यांमार के जो चीफ जनरल हैं वहाँ की सेना के, ये बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, ये मिलीनियर हैं, इनके पास बहुत पैसा है। और जब इनके बाकी भी जो मिलिट्री के साथी हैं इनके पास बहुत पैसा है। इनके कई जगह यूके, यूएस, कई जगह कई यूरोपीय संगठन के देशों में कई जगह पर इनके एसेस्ट हैं, इन्होंने कई जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जिस जगह पर इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, इनको ये लगता है कि अगर हम सत्ता में ना रहे, हमारे हाथ से अगर पावर चली गई, तो हमारे जो एसेस्ट हैं, हमने जो कई जगहों पर निवेश किया हुआ है, वो निवेश हमारा कहीं ख़त्म ना हो जाए, हमको धन की हानि हो जाए, हमारी पावर चली जाए। इसलिए भी ये सोच सकते हैं कि नहीं, हमें ये करना चाहिए। हमें क्या आपको पता है कि म्यांमार की जो आर्मी जनरल हैं श्री मिन ऑन्ग, ये मिन ऑन्ग हैं जिन्होंने ये कहा है कि देश में 1 साल तक का संभावित आपातकाल लगाया गया है। ये जो आपातकाल है इसकी अवधि बढ़ भी सकती है, ये 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक भी रह सकता है। तो इस आपातकाल के टाइम पीरियड में जो भी देश के कर्ता धर्ता है, आप ये समझिए कि वो ये मिन ऑन्ग जी ही हैं। और ये मिन ऑन्ग जी हैं जो ये आर्मी जनरल हैं म्यांमार के। ये आर्मी जनरल जी बड़े ही विवादित हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी कई देश हैं जैसे कि यूके हैं, यूएस, इन पर बैन लगा चुके हैं। बैन कैसा? ट्रैवल बैन, कि ये इस देश में यूके, यूएस और कई भी यूरोपीय संगठन है, यूरोपीय देश हैं, वहाँ पर ये नहीं जा सकते हैं। विश्व भर के कई देशों ने इस मामले की, इस घटना की निंदा करी है, कड़ी निंदा करी है। तो कुछ देश, थाईलैंड जैसे देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये म्यांमार का आंतरिक मामला है, हम लोगों को इसमें नहीं बोलना चाहिए, दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये आंतरिक मामला तो है, लेकिन ये मामला है
लोकतंत्र के हनन का। और जिस जगह पर लोकतंत्र का हनन हो रहा हो वहाँ पर लोकतांत्रिक देशों के लोगों का, लोकतांत्रिक देशों का बोलना, आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। भारत, चीन और अमेरिका जैसे देशों ने म्यांमार से लोकतंत्र को हानि न पहुंचाकर सामाजिक, न्यायिक और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने की अपील करी है। पिछले साल नवंबर 2020 में म्यांमार में आम चुनाव हुए थे। उन चुनावों में आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी विजयी हुई थी। लेकिन बाद में सेना ने कहा था कि ये चुनाव में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हुई है, धांधली हुई है, हम इसके नतीजों को नहीं मानते हैं। इस मामले में मेरा ओपिनियन एज एन इंडियन ये रहेगा कि जो म्यांमार में ये हालात बने हुए हैं, ये हालात जल्द ही सामान्य हो जाएं, चूँकि म्यांमार एक अपना पड़ोसी देश है और कोई भी देश की स्थिति तभी तक सही रहती है जब उसके पड़ोसी देश में स्थिरता बनी रहे। उनके पड़ोसी देशों में अगर स्थिरता नहीं होगी तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो हम लोग भी उस चीज़ से सफ़र करेंगे। अब हम बात करते हैं म्यांमार में हमारे जितने कुछ इन्वेस्टमेंट हैं, हमारे कुछ प्रोजेक्ट हैं। अगर आप सोचिए, अगर म्यांमार में स्थिति नहीं सही रही, अगर ये ऐसे ही सेना वहाँ पर सेना मतलब वहाँ पर राज करे रही और उन्होंने हमारी किसी बात से, हमारे किसी प्रोजेक्ट, हमारे किसी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने से रोका, आगे बढ़ाने से मना किया, तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपनी प्रोजेक्ट, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने जो एसेट्स उस देश में है उसको बचाने के लिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और प्लीज़ आप मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट ज़रूर किया करिए। मैं कॉन्सेप्चुअल शुभ आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।